नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग कुछ समय के लिए खबरों में आते हैं, साल दो साल के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं और फिर अचानक से यूं ही गायब हो जाते हैं। मैं ऐसे ही लोगों पे आपके सामने एक सीरीज लेके आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक महिला की, जो कि एक पिछड़े वर्ग से आती है। वो फैली समाज में कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। कुरीतियां जैसे आपका बाल विवाह हो गया, भ्रूण हत्या हो गई, लड़कियों को ना पढ़ाना हो गया। ऐसी कुरीतियों के विरोध में वो एक लड़ाई लड़ती है, इस समाज की भलाई की लड़ाई लड़ती है और बदले में उसको मिलता है रेप। हमारी भारत की न्याय व्यवस्था असफल हो जाती है उसको न्याय देने में। 32 साल बीत चुके हैं इस घटना को, जिसमें आज भी एक पीड़िता न्याय की गुहार कोर्ट से लगा रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भवरी देवी केस की, जो राजस्थान में 1992 में हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस क्राइम सीरीज के पहले एपिसोड। ठीक आज से 32 साल पहले राजस्थान के गांव में एक महिला का बलात्कार होता है, जिस महिला का नाम था भवरी देवी, जो कि एक पिछड़ी जाति से आती थी। और आरोप लगता है उनके ही पड़ोसियों पर, जो कि एक ऊंची जाति के लोग थे। भवरी देवी आज भी जिंदा है, मैं आपको बता दूं, और न्याय की उम्मीद लिए बैठी हुई। भवरी देवी ने बीबीसी से खास बातचीत में बताया कि उन्हें दिन और तारीख तो बिल्कुल भी नहीं याद कि किस दिन ये घटना हुई, पर वो कहती हैं कि उस दर्द का जो जख्म है वो आज भी हरा है। वो बताती हैं कि शाम का समय था, जिस समय वो अपने पति के साथ खेतों में काम कर रही थी। उस वक्त 5 लोग उन पे हमला कर देते, पांचों मिलके उनके पति को मारने लगते हैं, जिसको देख भवरी देवी उनकी तरफ उनकी मदद के लिए दौड़ती हैं। लेकिन जब वो उनकी मदद की तरफ दौड़ती हैं तो वो देखती हैं उनमें से 2 व्यक्तियों ने उनके पति को बांध दिया है और वहीं पे गिरा दिया है, और बाकी के बचे हुए 3 लोगों ने भवरी देवी की तरफ आगे बढ़ते हैं उनका बलात्कार करने के लिए। और एक एक करके तीनों लोग भवरी देवी का बलात्कार करते हैं। इस घटना को बताते वक्त वो काफ़ी भावुक भी हो गई थी। उन्होंने बताया कि बलात्कार करने के बाद उनको धमकियां भी दी जाती हैं कि अगर दोबारा उन्होंने समाज की भलाई के लिए या समाज में फैली इन कुरीतियों के खिलाफ कुछ भी बोला या कुछ भी कहा या समाज में कोई मैसेज देने की कोशिश की, तो अगली बार वो जान से मारी जाएंगी। ये मामला शुरू होता है बाल विवाह को लेके, जिसमें भवरी देवी एक शाखा के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके लिए वो काम करती थी, जो कि समाज में फैली इन सारी जो कुरीतियां हैं इनके खिलाफ काम कर रही थी। तो वो बताती हैं कि एक बाल विवाह गांव में हो रहा था, जो कि एक गुज्जर समाज के लोग थे जो कर रहे थे। तो जब उनको इस बात की जानकारी होती है तो वो अपने पुलिस थाने में इस बात की जानकारी देती है। तो पुलिस थाने में लोग मदद करने की बजाय पहले तो उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी एक पुलिस वाला बड़ी मुश्किल से राजी होता है उस विवाह में जाने के लिए, और पता चलता है कि विवाह में जाने के बाद वहां उसके जान पहचान के लोग मिल जाते हैं और वहां पे वो मिठाई खा के वापस चला आता है। पर इस बात से गुज्जर समाज बहुत नाराज था, जो ये भवरी देवी ने किया था, और ये सिलसिला यहीं से शुरू होता है। इसका बदला लेने के लिए वो लोग आते हैं, वो 5 अपराधी, जो भवरी देवी के पति को पहले मारते हैं और फिर एक एक करके भवरी देवी के साथ बलात्कार करते हैं। हालांकि आज के समाज में बलात्कार की बात करना या बलात्कार के बारे में बताना कितना मुश्किल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के 32 साल पहले जब उन्होंने आप बीती सबको बताई होगी तो क्या मंजर रहा होगा। भवरी देवी एक जुझारू महिला थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती हैं और पुलिस थाने जाती हैं, जहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं इन 5 अपराधियों के खिलाफ। पर पुलिस भी उनका साथ नहीं देती है, क्योंकि उस समय पुलिस भी इस चीज़ को मजाक में उड़ा देती है और इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। पर जैसे जैसे सामाजिक दबाव बनता है, पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ता है, और लगभग घटना के 52 घंटे बाद जाके भवरी देवी का मेडिकल कराया जाता है, जो कि अमूमन 24 घंटे के अंतराल में हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी 52 घंटे ले लेती है पुलिस इसको करने के लिए। फिर भी मामले में काफ़ी लीपापोती करती है और बताती है कि सिर्फ कहा सुनी हुई, ऐसा कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया गया। फिर भवरी देवी दरवाजा खटखटाती हैं अदालत का। ये केस अदालत में जाता है और जहां पे कोर्ट इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, रेप हुआ है और रेप बदले के इरादे से किया गया।
बदले की भावना थी जो भंवरी देवी ने उनके शादी में, उनके यहाँ जो आयोजन था उसमें जो कह सकते हैं एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा की थी, उसके अगेंस्ट इस चीज़ को, क्राइम को अंजाम दिया गया है और वो सभी पांचों आरोपियों की जमानत को खारिज कर देती। लेकिन यहाँ पे एक समय लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था बहुत सही काम कर रही है और लोगों में खुशी भी रहती है इस बात। लेकिन फिर यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। जो जिस कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा था, जिस कोर्ट में ये ट्रायल हो रहा था, वहां पे इस केस की सुनवाई में 5 जज बदल दिए जाते हैं। क्यों बदले जाते हैं इसका कोई भी कारण नहीं आता, बिना कारण के 5 जज बदले जाते हैं। अब ये आप कह लीजिए चाहे ऊंची जाति का दबाव रहा हो, पहचान रही हो, कुछ भी रहा हो, जज बदल दिए जाते हैं और फैसला ये आता है कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस केस में जो दलीलें दी गई अदालत के द्वारा, अदालत ने पांचों आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है रेप के मुकदमे से, कि रेप जैसी कोई चीज नहीं हुई। और जो दलीलें पेश की हैं वो बेहद ही घिनौनी है। अगर मैं दलीलों की बात कर लूं कि कौन कौन सी दलीलें हैं जो सरकार ने पेश की है, तो उनमें से मैं कुछ दलीलें आपके सामने रखना चाहूंगा, जिनको मैंने पॉइंट्स में बना के रखा हुआ है, आपके सामने रखता हूं। तो जिसमें वो बाइज्जत बरी करते हैं उन पांचों आरोपियों को, उसमें दलील दी जाती है पहला कि जो आरोपी था उसमें से एक गांव का प्रधान था। तो न्याय व्यवस्था कहती है हमारी कि गांव का प्रधान कभी रेप नहीं कर सकता। आप सुनिएगा कि बस किस तरीके से ये चीजें की गई, कि गांव का प्रधान कभी रेप नहीं कर सकता। दूसरी दलील जो उसमें थी वो ये थी कि अलग अलग जाति के लोग मिलके कभी गैंग रेप नहीं कर सकते, एक जाति का होना पड़ेगा गैंग रेप करने के लिए। तीसरा है 60-70 साल का बुजुर्ग रेप नहीं कर सकता। उस समय हमारे आशाराम बापू जी के बारे में शायद नहीं जानकारी रही होगी कोर्ट को, इसलिए ये दलील पेश की थी उन्होंने, अगर मालूम होता तो कभी नहीं पेश करते। एक पुरुष अपने रिश्तेदार के सामने कभी रेप नहीं करेगा, ये इस संदर्भ में बोला गया क्योंकि जो आरोपी थे उसमें चाचा और भतीजे भी। तो कोर्ट का कहना था कि चाचा भतीजे के सामने रेप थोड़ी कर सकता है, या भतीजा चाचा के सामने रेप थोड़ी कर सकता है, आखिर शर्म जैसी भी कोई चीज होती है। पांचवी दलील जो दी गई थी वो ये थी कि ऊंची जाति के लोग निचली जाति का बलात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे वो तो अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि निचली जाति के लोग तो अशुद्ध होते हैं, तो अगर वो रेप करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये 5 मुख्य दलीलें थी जिनके बिना पे वो आरोपी बरी हुए। हालांकि इस फैसले को लेके देश में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, और ये प्रदर्शन इस स्तर पे हुआ कि दोबारा से इसकी जो केस की सुनवाई थी वो करनी पड़ रही है, और मुकदमा को दोबारा से लिया गया है और संज्ञान में, और हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। पर मैं आपको ये बता दूं कि जब से ये दोबारा हाई कोर्ट में ओपन हुआ है तब से सिर्फ एक सुनवाई हुई है, बाकी इस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और 32 साल बीत चुके हैं, भंवरी देवी आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनको न्याय मिले। और मैं ये भी बता दूं कि 5 आरोपियों में से 2 आरोपी तो चले जा चुके हैं, वो अब है नहीं इस दुनिया, वो चले जा चुके हैं। तो बेसिकली ये केस इतना जटिल हो गया कि भारत को जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी। कई अमेंडमेंट आए इसमें रिगार्डिंग द रेप केसेस, जो लॉ बुक है आपकी उसमें काफ़ी चेंज किए गए, इसमें काफ़ी संशोधन हुआ। और अब शायद ये कर दिया गया है कि किसी भी महिला के रेप के केस में अब महिला को ये साबित नहीं करना होगा कि उसका रेप हुआ है, बल्कि जो पुरुष है उसको साबित करना होगा कि उसने रेप नहीं किया। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदली भी, लेकिन सवाल उठता है कि 32 साल पहले जो एक घटना होती है राजस्थान में, क्या उसका न्याय भंवरी देवी को मिलेगा या नहीं। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। दोबारा हाजिर होऊंगा आपके लिए एक ऐसा ही कोई केस लेके जिसमें
आपको पता चलेगा जो अनसुने किस्से हैं जो आप तक नहीं पहुँचे हैं उनको लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि मेरी अगली कोई वीडियो आए इस बारे में या इससे जुड़ी है ऐसी क्राइम फाइल्स तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।